नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स के बारे में। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है क्लास 10th का, ऑप्टिक्स का, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। रे डायग्राम्स बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के कंसेप्ट थोड़े वीक हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि किस तरह से आप रे डायग्राम्स को टैकल कर सकते हो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जेके बोर्ड्स में ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो बनता है वो 5 नंबर से लेकर 3 नंबर, 2 नंबर, अलग अलग टाइप्स में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकता है इसमें से, और पूछे भी गया है। अभी रिसेंटली बात करता हूँ तो 2026 का पेपर था जेके बोर्ड का, तो वहाँ पे भी रे डायग्राम्स का क्वेश्चन जो है लेंसेस में से पूछा गया था। तो देखो, आज हम बात करेंगे रे डायग्राम्स। और रे डायग्राम्स किसकी बात करेंगे? कनकेव मिरर्स की। इससे पहले हमने मिरर्स देखे थे, मिरर्स के टाइप्स देखे थे, और उसके बाद मिरर्स के यूज़र्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है। अगर आप मिस कर चुके हो तो आप हमारे पीछे लेक्चर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हो। आज हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की। तो देखो, रे डायग्राम्स कैसे बनती हैं। रे डायग्राम्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमारे पास रे डायग्राम बनाने के लिए रूल रहते हैं 4 रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, 3 एंड 4। किसी 2 रूल लगा के आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज का पता लगा सकते हो। और इस रे डायग्राम्स में हमें करना क्या होता है? 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती है। ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, ऑब्जेक्ट हमें मिला होता है, उस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज, और इमेज की 3 चीज़ें, पोजीशन कि जब आप ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखते हो तो उसकी पोजीशन कहाँ पे बनती है, इमेज जो बनती है उसकी पोजीशन कहाँ पे होती है। दूसरा, उसका साइज़, ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज है उसका साइज़ में क्या डिफरेंस रहता है। और तीसरा रहता है नेचर। नेचर बोले तो कि वो जो इमेज बनी है क्या वो वर्चुअल है या वो आपकी रियल है, यानी कि वो इमेज मिरर के पीछे बन रही है जो कि वर्चुअल इमेज होती है, या कि मिरर के सामने बन रही है जो कि रियल इमेज होती है। तो सबसे पहले रूल्स को अगर हम देखें तो पहला रूल्स क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जब कभी हम कनकेव की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स में भी सेम रूल रहते हैं। कनकेव और कन्वेक्स में रूल सेम ही रहते हैं, बस डिफरेंस आ जाता है मिरर में। तो ये हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। एक इमेजिनरी लाइन जो बीचों बीच मिरर को काट के जाती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को काटती है उसको पोल बोलते हैं। और जहाँ पे एक पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे बहुत सारी रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती हैं जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। और एक और पॉइंट होता है, हालांकि ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर नहीं होता, लेकिन इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सिंपल सा आपका टर्म्स रहते हैं किसमें, ऑप्टिक्स में, जब आप रे डायग्राम्स को ड्रा करते हो। एम से एन ये आपका परिचय रहता है। अब फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि जब कभी भी कोई रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ से जाएगी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से जाएगी। ये रूल नंबर 1 है कि जब कभी भी आपकी कोई रे पैरेलल आ रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम द फोकस। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में भी ये रूल लगता है। कन्वेक्स मिरर की बनावट थोड़ी सी डिफरेंट रहती है कनकेव से, प्रिंसिपल फोकस और पोल। जब कभी भी पैरेलल रेस किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कहाँ से जाएगी? फोकस से। देखो, बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही इसको यहाँ से डाइवर्ज कर देंगे, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है जब भी कभी भी उसके ऊपर रेस गिरती है तो वो रेस को इधर उधर बिखेर देता है। लेकिन बच्चे पहले ही डाइवर्ज कर देते हैं और फिर मिलाने की कोशिश करते हैं किसके साथ? फोकस के साथ, जो मिल नहीं पाता, और ये एरर का कारण बन जाता है। तो आपको क्या करना है, ये छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं इससे बचना है, छोटी मोटी मिस्टेक से आपको बचना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं करना है। सही तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है, मिरर बनाना है।
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। और ये वाली रेज जो है पैरेलल आ रही है, इतने तक आपको क्लियर है। अब आगे जब करोगे ना तो पहले आपको फोकस पे जाना है और फोकस से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है स्केल के साथ, और फिर उसको बाद में आपको डाइवर्ज कर देना है बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि लाइट जो है वो ऑलवेज इट ऑलवेज ट्रैवल ना स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन जो है वो शो करती है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका रूल नंबर 1। जब कभी भी पैरेलल रेज आती है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। ये रूल नंबर 1 है और आपको ये दिमाग में रख लेना है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जब आप रे डायग्राम्स बनाते हो उसमें जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रेस इंटरसेक्ट करती हैं, जिसी पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रेस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उसी पॉइंट पे आपका क्या होता है, इमेज बनता है। वहीं पे आपका इमेज बनता है। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अब देखो रूल्स नंबर 1 हमने अभी कर लिया। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब कभी भी कोई रेस पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाती है, वो जाती है आपकी फोकस से। ये हमने अभी पीछे देखा, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, अगर कोई पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। रूल नंबर 2 यही बोल रहा है कि अगर कोई रेस आपकी फोकस से आ रही है तो वो कैसे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। हम देख लेते हैं किस तरह से ये होता है। ये आ गया आपका कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रेज बिल्कुल फोकस से आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो बिल्कुल फोकस से आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये बोलता है रूल नंबर 2। अगर फोकस से आए तो सीधी कैसे चल जाएगी, पैरेलल चले जाएगी। कन्वेक्स का देख लेते हैं। ये हमारा कन्वेक्स मिरर आ गया, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। फोकस पे आ रही है, हम मान लेते हैं ये रेस फोकस पे आ रही है बिल्कुल, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 है हमारे पास, बहुत ही आसान है। जैसे रेज आती है वैसे जाती भी है। तो पहले रूल में हमने ये देखा कि अगर कोई रेज पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, ठीक है। और सेकंड रूल में हमने ये देखा कि अगर कोई रेज फोकस से आ रही है तो कैसे जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो रूल नंबर 3 आपका कहता है अगर कोई रेज डायरेक्टली आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो क्या होता है, हम देख लेते हैं रूल नंबर 3 को। अगर कोई रेस डायरेक्टली आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो उसका क्या होगा, तो अगर कोई रेस डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी डेविएशन उसमें हमें देखने को नहीं मिलता, कोई भी एंगल उसमें हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो सीधी चले जाती है जैसे आई थी। इस रे को हम रीट्रेसिंग रे भी कहते हैं। अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएगी, ठीक है। ये रूल नंबर 3 है। और ये सेम फॉर द कन्वेक्स मिरर के लिए भी। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। कोई रेस डायरेक्टली आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाएगी। तो कन्वेक्स मिरर के लिए भी यही है। तो अभी तक हमने 3 रूल्स देख लिए। पहला रूल, जब कभी कोई पैरेलल रेस आती है तो फोकस से जाएगी। फिर दूसरा रूल, जब फोकस से आती है तो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन होने के बाद। और तीसरा रूल, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आए तो उसमें हमें कोई भी डेविएशन या फिर आप बोल सकते हो एंगल देखने को नहीं मिलता, वो 0 डिग्री एंगल से जैसे आई है वैसे ही चले जाएगी, जिसको हम रीट्रेसिंग रे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 4th रूल की।
रूल नंबर 4 क्या कहता है? देखो, रूल नंबर 4 आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ आई होता है वो एंगल ऑफ आर के बराबर होता है, यही बोलता है ना। तो ये रूल नंबर 4 भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जो रेज़ है आपकी वो डायरेक्टली आपकी हिट करती है पोल पे। अगर कोई रे डायरेक्टली पोल पे हिट कर रही है, जितना एंगल वो बनेगा, जैसे मान लो 30 डिग्री का एंगल, उतना ही एंगल बनाते हुए वो निकल जाती है सेम एंगल से, आपके रिफ्लेक्टेड रेस जो है वो बनाते हुए निकल जाएगी। तो ये 4 रूल हैं। इन्हीं 4 रूल को हम, इनमें से 2 रूल अप्लाई करके रे डायग्राम्स जो है उनकी रे डायग्राम्स जो है उनका इमेज का पोजीशन, साइज़ और नेचर का पता लगाते हैं। ठीक है, तो हमें इन 4 रूल में से चारों के चारों नहीं लगाने होते, हमें सिर्फ 2 ही लगाने हैं, और 2 लगा के हमें जो इमेज होती है उसका पोजीशन, साइज़ और नेचर का पता लगाना होता है। अब देखो केसेस की बात कर लेते हैं। कनकेव मिरर में कितने केसेस बनते हैं? कनकेव मिरर में जो केसेस बनते हैं वो टोटल 6 केसेस होते हैं। वो 6 के 6 केसेस कहाँ से आए और किस तरह से बने, पहले वो देख लेते हैं। हमें पता है कनकेव मिरर वो मिरर होता है जो कन्वर्जिंग नेचर का होता है, जिसका आउटवर्ड सरफेस जो होता है, बल्ज आउट सरफेस जो होता है वो हाईली पॉलिश्ड होता है, और जो इनर सरफेस होता है वो आपका रिफ्लेक्टिंग होता है। एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है और जो मिड पॉइंट होता है किसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, उसको हम पोल कहते हैं। इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉन की जाती है जो पोल में से निकलती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेस जो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्ट होने के बाद इंटरसेक्ट करती हैं, वो आपका फोकस होता है। और सेंटर जहाँ से आपका स्फेरिकल मिरर लिया गया है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब बात करते हैं हम कि केसेस कितने हैं। देखो, सबसे पहले देखो पोजीशन, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहली लोकेशन जो है वो इन्फिनिटी है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये केस नंबर फर्स्ट हुआ हमारे पास। सेकेंड, ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं सी के पीछे, ये सेकेंड केस हुआ। थर्ड लोकेशन है हमारे पास ऑब्जेक्ट की, वो है एट सी। फोर्थ जो लोकेशन हमारे पास है वो है सी और एफ के बीच में। पांचवी लोकेशन एट एफ पे, और जो सिक्स्थ लोकेशन हमारे पास होती है वो बिटवीन एफ और पी पे। तो टोटल हमारे पास कितने केसेस होते हैं? 6 केसेस होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सब केसेस को कि किस तरह से हम इन केसेस में ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इमेजेस जो होती हैं उसका पोजीशन, साइज और नेचर का पता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं केस 1 एंड केस 2। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो इमेज बनती कहाँ पे है, उसका साइज़ क्या होता है, उसकी पोजीशन कहाँ पे है जो हमने अभी डिस्कस की, और नेचर, उसका नेचर क्या है। सबसे पहले केस फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप केसेस को डिस्कस करो तो आपको पहले ये देखना है कि कौन सा मिरर पूछा गया है। जो मिरर पूछा गया है उसको पहले बना लो। ये आपका कनकेव मिरर है, एम से एन आपका पर्चर हो जाता है, और जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है वो पोल हो गया। पोल और फोकस की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और जहाँ से ये मिरर ड्रॉन गया वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर देते हैं इन्फिनिटी पे। ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, इसको हमने प्लेस कर दिया इन्फिनिटी पे। अब देखो, इन्फिनिटी पे बहुत सारी रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, जिसमें बहुत सारी रेज कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से गुजरती हैं? रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी इनका रिफ्लेक्शन होगा तो ये फोकस से जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीज़ें जो आपसे पूछता है एग्जामिनर, वो क्या है कि पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन किसकी? इमेज की। तो इमेज की पोजीशन कहाँ बनी? एट फोकस। साइज कैसा हो गया? देखो, फोकस में अगर इमेज बन रही है ना तो साइज जो होता है उसका वो हाईली डिमिनिश्ड हो जाता है। या फिर आप इसको पॉइंट साइज का भी बोल सकते हो, पॉइंट साइज का भी बोल सकते हो।
नेचर की बात करें तो इमेज जो बनी है वो सामने बनी है मिरर के, और जो इमेज सामने बनती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये केस जो है ये किसका केस है, आपने देखा होगा सोलर फर्नेस, सोलर कुकर, ठीक है, जो सूरज की रोशनी से खाना पकाने में मदद करते हैं, वो डिवाइसेस हैं। आपने देखा होगा कि वो उनकी बनावट भी बिल्कुल वैसे ही होती है। सूरज जो है वो रेज़ अपनी फेंक रहा है इन्फिनिटी से, अब वो सारी की सारी रेज़ जब सोलर कुकर के फर्नेसेस पे पड़ती हैं जो कनकेव शेप का होता है, तो वो सारी की सारी रेज़ को कन्वर्ज करके फोकस पे ले आता है, और उस फोकस पे हम क्या करते हैं, अपना बर्तन रखते हैं, और उस बर्तन में जो खाना वाना रखा होता है वो पक जाता है। तो सोलर फर्नेसेस जो है वो काम भी ठीक इसी तरह कर रहा होता है। इन्फिनिटी पे सन आपका रहता है और फोकस पे आपका डिवाइस जो है जो खाना बनाने के लिए वो सेट किया होता है। आई बात समझ में। तो ये केस वहाँ पे आपका लग जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड केस की। तो सेकंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। जब हम सी के पीछे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। ये आ गया आपके पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो बीचों बीच काटती है, मिरर को काटती है पोल पे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तीन चीज़ें होती हैं। इस कंडीशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, सी के पीछे। केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के पीछे। ठीक है, तो इसमें देखो रूल नंबर 1 लगाएंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब कभी भी रेज पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। रूल नंबर 1 यही कहता है। और दूसरा रूल लगाएंगे। दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाती है। जिस पॉइंट पे आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट आपका इमेज फॉर्मेशन का होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो है वो इमेज बनेगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ से आप हेड को ट्रेस करोगे ना तो आपको लगेगा कि हेड जो है वो डाउनवर्ड हो गया है। हेड जो है वो डाउनवर्ड हो गया, नीचे की तरफ हो गया ऐसे। और जब आप इसके फुट को ट्रेस करोगे तो आपको लगेगा फुट इसका यहीं पे है। तो जो इमेज बनेगी यहाँ पे, वो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, और सामने बनेगी तो क्या हो जाएगा, नेचर इसका रियल हो जाएगा। तो तीन चीज़ें जो पूछी जाएंगी आपको वो कौन कौन सी है, पोजीशन, साइज और नेचर। जब कभी भी ऑब्जेक्ट को आप बियॉन्ड सी रखोगे तो पोजीशन क्या होगी इमेज की बिटवीन सी और एफ। साइज कैसा हो जाएगा, देखो इसके मुकाबले इसका साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो जाएगा साइज इसका। और नेचर की बात करोगे तो नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल और इन्वर्टेड। रियल क्यों, क्योंकि सामने बन रही है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि उल्टी बन रही है। आई बात समझ में। ठीक है, अब चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। अब ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है एट सी पे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर falls on the mirror at an angle of incident of। रे ऑफ लाइट जब क्या करती है, कनकेव मिरर में फॉल करती है कहाँ पे, तो कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब जाती है। ठीक है, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट जा रही है, ये रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस समय एंगल जो होता है इंसिडेंस का वो कितना होता है। ये काफ़ी पजलिंग और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको 90 डिग्री टिक कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में जब कभी भी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इसका जो एंगल होगा इंसिडेंस का वो क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो एंगल बनता है इंसिडेंस का वो बनता है नॉर्मल और आपका इंसिडेंट रे के बीच में। अब इस कंडीशन में इसमें कोई भी एंगल हमें देखने को नहीं मिल रहा, तभी तो ये क्या कर रही है, बिल्कुल जैसे गई थी वैसे ही आई है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कहाँ से निकलेगी, नॉर्मल से निकलेगी। और जब नॉर्मल से निकलेगी
तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल जब एक हो जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा उन दोनों का, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। जेके बोर्ड में 2019 में आप पूछा गया क्वेश्चन है, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम। ये क्या बता रहा है कि कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और जब कोई रे इंसिडेंट जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज कैसे हो जाएगी। ठीक है, जो कोई रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज होने के बाद वो कहाँ से जाती है, आपके फोकस से जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, प्रिंसिपल फोकस इसका आंसर रहता है। ठीक है, जो पैरेलल आ रही है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो डाइवर्ज होगी फोकस से, तो इस तरह से वो डाइवर्ज हो जाएगी फोकस से। आई बात समझ में। अब चलते हैं आगे। केस नंबर 3 की बात करते हैं, कनकेव मिरर का। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करते हैं, एट सी पे प्लेस करते हैं। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये पोल आया, ये हमारा पोल है, ये हमारा ये हमारा एफ है, फोकस है, फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, अब इसमें रूल लगाओ। फर्स्ट रूल क्या कहता है, जो कोई रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो कहाँ से जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। तो ये आ गया रूल नंबर 1। ठीक है, सेकेंड रूल क्या कहता है, अगर कोई रेस फोकस से आए तो क्या होगा, अगर कोई रेस फोकस से आए तो क्या होगा, तो वो पैरेलल चले जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में याद रखना, जो इमेज बनेगी ना, इमेज आपकी ठीक सी पे ही बनेगी। हालांकि यहाँ पे आपको स्केल और पेंसिल का यूज़ करना है, एक्यूरेट रीडिंग होनी चाहिए, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का सेम होना चाहिए, और एंगल जो होना चाहिए कर्विंग का वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि 60 डिग्री से लेकर 120 अगर आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हो, बीच में 90 पे एक्सेस निकाल लो। ठीक है, तो आप देखोगे आपकी जो रे डायग्राम बनेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। तो इस कंडीशन में जो पोजीशन, साइज़ और नेचर बनता है, पोजीशन भी एट सी पे रहेगा, साइज़ जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, और नेचर जो होगा, क्योंकि ये सामने बन रही है तो नेचर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका केस नंबर 3। केस नंबर 4, अब देखो सी से हम आगे जाएंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, सी और एफ के बीच में, और जब हम सी और एफ के बीच में जाएंगे तो देखते हैं कि आपकी इमेज में क्या क्या चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो केस नंबर 4 की बात करते हैं, कनकेव मिरर ले लो। ठीक है, एम से एन आपका अपर्चर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फिर से ये आ गया आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो रूल नंबर 1 लगाओ, जब कभी भी पैरेलल रेज आती है फोकस से जाएगी। ठीक है, रूल नंबर 1। सेकंड क्या कहता है कि जब कभी भी रे आपकी फोकस से आए तो वो पैरेलल जाएगी। तो इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है ना आपकी, वो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। तो पोजीशन, साइज और नेचर, पोजीशन कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी, साइज एनलार्ज, बड़ा साइज है, नेचर सामने बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं ना, तो वैसे वैसे इमेज जो है वो पीछे भाग रही है, जैसे जैसे हम दूर से पास की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो बन रही है वो दूर जा रही है हमसे। ठीक है, ये भी याद रखना, रियल इमेज। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका केस नंबर
फिफ्थ, ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना है? अब फोकस पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे फोकस पे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ गया हमारा पोल, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ठीक फोकस के ऊपर रख दिया। और पहला रूल लगाएंगे, जब कभी भी पैरेलल रेज आती है, ठीक है, तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है, ऐसे करके। रूल नंबर थर्ड लगाएंगे कि जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चले जाती है रेज, ठीक है। अब ये रूल्स लगा दो आप, रुकना 2 मिनट। थोड़ा सा प्लान में चेंज होने का। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस पे रखा इमेज को, रूल लगाया पहला, पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है। दूसरा लगाया, अगर तो ये देखोगे यहाँ एक्चुअल में बन नहीं रहा, ये जो रेज होती हैं आपकी, ये आपकी जो इमेज बनती है दोनों साइड पे, वो पैरेलल आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब आप स्केल और पेंसिल का यूज़ करोगे और साथ में आप एक्यूरेट रीडिंग का यूज़ करोगे तो जो इमेज बनेगी आपकी, रे डायग्राम जो बनेगी आपकी, वो एकदम सही बनेगी। तो यहाँ पे पोजीशन और साइज़ और नेचर की बात हम करते हैं ना, तो पोजीशन कहाँ पे आती है हमारी? एट इन्फिनिटी पे। साइज़ कैसा होता है इसका? इन्फिनिटी पे हाईली एनलार्ज। और नेचर कैसा होगा? सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। देखो हमने पीछे बात की थी कि अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है? आपके फोकस पे बनती है। और हमने ये भी बात की थी कि उसमें लाइव जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो, सोलर फर्नेस हो गया, सोलर कुकर हो गया, उसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल जो आप डेली लाइफ में देखते हो वो है आपकी टॉर्च हो गई, जैसे हेडलाइट्स हो गई गाड़ियों की, तो वो यहाँ की एग्जांपल है। होता कि आपने देखा होगा कभी टॉर्च आपने यूज़ की होगी कभी, तो टॉर्च में भी आपका कनकेव मिरर लगा रहता है यहाँ पे, और बीच में लगा रहता है आपका बल्ब। और ये बल्ब से जो रोशनी निकलती है ना, तो बल्ब को ऑब्जेक्ट मानो, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो होगा इसकी लोकेशन ठीक फोकस पे होती है। अब जब ये पूरी लाइट को बिखेर रहा होता है ना, तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर किसी पैरेलल चलती हैं। किसके पैरेलल चलती हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती हैं। तो एक पूरा का पूरा बीम बन जाता है एक डायरेक्शन में, लाइट का बीम, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं? फोकस पे रखते हैं, तो उसका जो बीम होता है वो पैरेलल बनता है और इन्फिनिटी तक वो अब इमेज को बनाने की वो रखता है, काबिलियत रखता है, ठीक है। तो ये था आपका केस नंबर 4 और केस नंबर 5। लास्ट केस जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे वो CBSE हो, चाहे वो JK बोर्ड हो, एग्जाम में जो लास्ट वाला कनकेव मिरर का केसेस है ना, वो हर बार पूछा जाता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2020 में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कनकेव मिरर बना लो, ठीक है। ये आ गया हमारा कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये आया हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूरी पे है? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। फोकल लेंथ कितना दिया है इसका? 15, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। द इमेज फॉर्म्ड इज, आपको बताना है कि अगर
उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15, तो टोटल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ वो कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर हुआ। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी क्या है, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, अभी हमने पीछे देखा था थर्ड केसेस में इमेज बनती थी एट सी पे, और इमेज का नेचर होता था रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि सामने बनती थी और साइज भी रहता था सेम। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपकी जो इमेज होगी वो रियल होगी और सेम साइज़ की होगी। ठीक है, आपको रे डायग्राम यूज़ करनी है और उससे आपको न्यूमेरिकल्स भी निकालने हैं। हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से बिना पेन और कॉपी उठाए आप रे डायग्राम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो टू ऑब्टेन अ रियल इन्वर्टेड एंड लार्ज इमेज, अगर आपको रियल वाली, इन्वर्टेड वाली और लार्ज इमेज चाहिए कनकेव मिरर्स में, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना पड़ेगा। देखो, एक 5 हमने जो केसेस पढ़े हैं उसको आपने देखना है। सबसे पहला जो केस था वो इन्फिनिटी वाला था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, इमेज आपकी कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी, और इमेज काफ़ी छोटी हो गई थी। यहाँ पे जो इमेज पूछी है वो एनलार्ज पूछी है, तो ये वाला केस तो नहीं है। सेकंड जो केस था हमारा वो बियॉन्ड सी वाला था, जब ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखते थे, बिटवीन सी और एफ में हमारी इमेज बनती थी, वहाँ पे भी इमेज जो थी वो काफ़ी छोटी थी, तो ये वाला केस भी नहीं है। ठीक है, और जब हम सी पे रखते थे तो इमेज जो बनती थी वो सी पे बनती थी, लेकिन वो इमेज जो साइज़ था उसका वो एनलार्ज नहीं था, वो सेम साइज़ था, तो सी वाला केस भी नहीं है। अब बचा हमारा फोर्थ केस। फोर्थ केस था हमारा कि जब हम सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस वे के बीच में रखते हैं, तब हमारी इमेज कहाँ बनती थी, बियॉन्ड सी, और इमेज कैसी होती थी, एनलार्ज इमेज। तो यहाँ पे देखो बिटवीन सी और एफ है केस, हाँ बिल्कुल, बिटवीन सी और एफ में रखते हैं तो हमारी इमेज जो है वो कैसी हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। तो ये जब आप रे डायग्राम की प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार आपको आराम से आ जाएगा। बियॉन्ड सी वाला केस में सी और एफ के बीच में बनती थी, नहीं है केस ये। एट सी में सेम बनती थी, ये भी नहीं है। ठीक है, और बिटवीन पी और एफ ये हमने अभी डिस्कस करना है, तो ये जो है केस ये एक्सेप्शन वाला केस है। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन आते हैं, अब देखते हैं ये केस क्या है। तो चलते हैं अगले केस पे, जो लास्ट केस है आपका कनकेव मिरर का। तो केस नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना ध्यान से इसको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कनकेव मिरर बना लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब केस नंबर 6 में आपको ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन पी और एफ, प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में। जब पहला रूल लगाते हो, जो पहला रूल कहता है कि जब कभी भी पैरेलल रेस आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और जब दूसरा रूल लगाने के लिए जाते हो आप, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ से जो आपकी रेज हैं वो नॉन पैरेलल चल रही हैं, पैरेलल नहीं है। ठीक है, यहाँ से जो इनका गैप है वो बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो इंटरसेक्शन होगा नहीं, यहाँ तो कटेगा नहीं इस तरफ, तो हम ये मान लेते हैं कि ये रेज जो है ये इंटरसेक्ट हुई हैं बिहाइंड द मिरर। तो हम एक डैशेस में लाइन को स्ट्रेट लाइन में ड्रा करके बताते हैं कि कहाँ पे इनका इंटरसेक्शन हुआ था। तो जिस पॉइंट पे इमेजिनरी लाइन एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे आपका इमेज जो है वो बनता है। अब इस कंडीशन में देखो, जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, इरेक्ट है, और बिहाइंड द मिरर बन रहा है, दैट मीन्स वो इमेज कैसा है, वर्चुअल भी है। ठीक है, तो पीछे जितने भी हमने 5 केसेस देखे उस केसेस में ये बिल्कुल भी नहीं था, वो सारे के सारे केसेस में जो इमेज का नेचर था वो रियल और इन्वर्टेड था। तो केस नंबर 6 इसलिए अलग है, और ये एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसमें पोजीशन, साइज और नेचर तीनों डिफरेंट है। पोजीशन जो है वो आ जाती है आपकी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, और साइज की बात करें तो एनलार्ज हो जाता है, और नेचर रहता है वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, नेचर होता है वर्चुअल इरेक्ट। और देखो कहाँ यूज़ किया जाता है,
ये जो कनकेव मिरर का सिक्स्थ केस है, डेंटिस्ट हो गया या शेविंग के लिए यूज़ किया जाता है कनकेव मिरर को। तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गए या फिर जेके बोस या फिर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो गए, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है 1 नंबर 2 नंबर का, कि कौन सा मिरर है जो शेविंग के लिए या फिर डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो आपका है कनकेव मिरर। ठीक है, तो अभी हमने देखा कनकेव मिरर के 6 केसेस, और 6 केसेस में एक चीज़ आपने नोट की होगी कि 5 जो केसेस हैं वो सारे के सारे जो इमेज बना रहे हैं उसका नेचर है रियल और इन्वर्टेड। और जैसे हम इन्फिनिटी से आगे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि फोकस की तरफ आ रहे हैं, वैसे हमारी इमेज जो है रियल और इन्वर्टेड में वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। जैसे फर्स्ट केस था, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, इमेज बनी फोकस पे रखोगे इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। सी के पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को, इमेज बनेगी सी और एफ के बीच में, और सी और एफ के बीच में रखोगे तो सी के पीछे बनेगी। और 5वां केसेस, सी के ऊपर रखोगे तो सी के ऊपर ही बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, और नेचर भी सबका, अगर सामने बन रही है मिरर के तो रियल इन्वर्टेड, अगर पीछे बनेगी जो लास्ट केस था आपका 6th केस, तो उसमें आपका नेचर जो है वो चेंज हो जाता है वर्चुअल डायरेक्ट में। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के। देखो कन्वेक्स मिरर में 6 केसेस नहीं है, कन्वेक्स मिरर में 2 ही केसेस हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है, इसकी बनावट। ठीक है, कन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से होता है, और हमारे पास 2 ही लोकेशन होती है जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख पाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड। और ये हम आगे देखेंगे लेक्चर में कि साइन कन्वेंशन जब हमारे गेम में आएंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, तब हमें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऑब्जेक्ट को क्यों लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो ये पोल आ गया, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है। केस कौन कौन से हैं? एक पहला केस, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हो, इन्फिनिटी पे, ये केस नंबर 1 है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे। और दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो पहला केस ये आया, और दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख देते हो, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रख देते हो। ठीक है, कनकेव मिरर के अलावा कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रखते हैं वो मिरर के पीछे रखते हैं। ठीक है, तो अपना एक रूल याद रख लेना कि जो जितनी भी इमेजेस बनाएगा कन्वेक्स मिरर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, वर्चुअल होती हैं, इरेक्ट होती हैं और डिमिनिश्ड होती हैं। ये क्यों ऐसे बोल रहा है, हम इसको डिफाइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, केस नंबर 1 को देखते हैं पहले। ये आ गया हमारा कन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है इन्फिनिटी पे। ये ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे। ठीक है, बहुत सारी रेज आ रही हैं जो पैरेलल हैं। किसके पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब कभी भी रेज पैरेलल आए प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से जाती हैं, आपकी फोकस से जाती हैं। तो सारी की सारी रेज कहाँ से जाएंगी, फोकस से जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी रेज जो है वो डाइवर्ज कर जाएंगी फोकस से। तो किस पॉइंट पे आपका इमेज बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ। तो पोजीशन, साइज और नेचर क्या रहता है, पोजीशन, इमेज कहाँ बनी है, एट एफ पे बनी है। साइज, देखो फोकस पे कोई भी चीज़ बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड हो जाती है, पॉइंट साइज की हो जाती है। तो आप लिख सकते हो एचडी और पॉइंट साइज्ड। पीछे बन रही है ना, तो पीछे जब भी बने तो वो वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट। ये था आपका केस नंबर 1, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं। अब केस नंबर 2 भी बात कर लेते हैं इसकी। केस नंबर 2 कहता है कि जब कभी हम ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने रखें तब क्या होगा। तो ये देख लेते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। इस बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सामने रखा है, इन्फिनिटी पे नहीं रखा है।
जब आप ऑब्जेक्ट को सामने रखते हो तो पहला रूल लगाओ। पहला रूल क्या कहता है, जब कभी रे पैरेलल आती है तो कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, तो इसको फोकस से ले जाओ, ठीक है, ये आ गया फर्स्ट रूल। सेकंड, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड रूल। अब आपको पता है इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट पे आपका क्या होगा, इमेज बनेगा इस पॉइंट पे। अब देखो डिफरेंस, देखो साइज में, और लोकेशन भी देख लो, चाहे कहीं पे रखो आप, लोकेशन सेम रहती है पी और एफ के बीच में, तो पोजीशन जो रहेगी वो सेम रहेगी। इन फ्रंट में चाहे आप इधर रखो, कहीं पे भी रखो, हर बार जो इसकी पोजीशन होती है वो सेम रहती है बिटवीन पी और एफ, ठीक है। साइज जो रहता है इसका वो डिमिनिश्ड हो जाता है, और नेचर पीछे बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। देखो नेचर डिमिनिश्ड होना, इमेज का छोटा होना इस मिरर को इस काबिल बनाता है कि ये गाड़ियों में रियर व्यू के लिए यूज़ किया जाता है। तो जितनी भी आपकी बाइक्स हों, कार हों, बसेस हों, ट्रक्स हों, उसमें जो शीशे साइड पे लगे होते हैं वो सारे के सारे आपके कन्वेक्स नेचर के होते हैं, ताकि छोटी इमेज जब बन जाती है पीछे की तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है उसमें कवर हो जाता है छोटे से मिरर में। तो वाइडर व्यू देखने के लिए जो आपके मिरर्स हैं गाड़ियों में वो कन्वेक्स नेचर के होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था कन्वेक्स मिरर और उसकी डायग्राम्स। अब बात करते हैं कुछ कंसेप्ट्स की, क्वेश्चंस की। सीबीएसई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं इसको क्या बोल रही है। कहता है स्टूडेंट वांट्स टू सी एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ हिज फेस। एक बच्चा है बेचारा अपना चेहरे की बड़ी इमेज देखना चाहता है, ठीक है। द मिरर ही शुड यूज़ एंड द पोजीशन ऑफ हिज फेस मस्ट बी, जो शीशा वो यूज़ में लाएगा वो कौन सा होगा और कितने पास वो आएगा ताकि उसको अपना फेस जो है वो बड़ा दिखे। तो सबसे पहले देखो मिरर कौन सा यूज़ करेगा, वो कन्वेक्स, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा कन्वेक्स मिरर जो इमेजेस बनाता है वो काफ़ी छोटी होती हैं, तो यहाँ तो एनलार्ज इमेज का सवाल है, तो ये तो होगा नहीं। कनकेव मिरर बिल्कुल बनाता है एक केस में, और वो केस है बिल्कुल पी और एफ वाला, तो यहाँ पे ये जो बी ऑप्शन है यही करेक्ट है। सी वाला नहीं है क्योंकि सी पे सेम साइज़ की बनती है, और प्लेन मिरर पे एट एनी डिस्टेंस, प्लेन मिरर पे खड़े हो जाओगे तब भी सेम साइज़ की इमेज बनती है। हाँ, तीन चीज़ें याद रखना। देखो अगर हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज तीनों मिरर बना रहे हैं, आपका प्लेन भी बना रहा है, आपका कनकेव भी बना रहा है, और कन्वेक्स भी बना रहा है। तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इसके साइज में, ठीक है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस है इसके साइज में। प्लेन मिरर जो बनाता है ना वो सेम साइज की होती है, कनकेव मिरर जो बनाता है वो एनलार्ज होती है, और कन्वेक्स मिरर जो बनाता है वो डिमिनिश्ड होती है। इसके साइज के अकॉर्डिंग ही इनको यूज़ किया जाता है। कनकेव मिरर जो है वो शेविंग के लिए, डेंटिस्ट के लिए, ताकि इमेज थोड़ा बड़ा दिखे उसके लिए यूज़ किया जाएगा। कन्वेक्स मिरर छोटी इमेज बनाता है, इसी कारण वो गाड़ियों के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। और प्लेन मिरर क्योंकि ताकि सेम साइज़ की दिख रही है, तो प्लेन मिरर को खुद को देखने के लिए शॉपिंग मॉल, बार्बर शॉप या अन्य साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसका। आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कन्वेक्स मिरर इज हैवली यूटिलाइज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। आगे आपका क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इन्वर्टेड इमेज बनाता है? नहीं, कन्वेक्स मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता, ना ही प्लेन मिरर कभी इन्वर्टेड इमेज बनाता है। दोनों के दोनों वर्चुअल इमेज बनाते हैं, क्योंकि इमेज बनती है पीछे मिरर के। रियल इमेज, देखो रियल इमेज तो ये तो इनके साथ क्या है, जाती है, ये नहीं बनाते। हाँ, सी ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, मैग्नीफाई नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो ही आपका क्या है, सही ऑप्शन है इनमें से।
आगे चलते हैं। ये कन्वेक्स का केस आ गया फर्स्ट, ठीक है, और ये हमने अभी डिस्कस कर लिया था पीछे, कन्वेक्स का केस फर्स्ट, और ये आया कन्वेक्स का केस सेकंड, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है पीछे। अब देखो, अगर आप चाहते हो और आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, और अगर आप ऑलरेडी ऐप पे हो तो उसका अच्छे से यूज़ करो। नई ऐप एस्टर क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जहाँ पे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ अभी वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उन मॉक टेस्ट को आप दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर के तुरंत बाद ही। और स्टडी मटेरियल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो आप इसको बाकियों के साथ भी शेयर कर सकते हो। यू आर फ्री टू डू इट, ठीक है। और ये आपके लिए हो टास्क है एक, इसको देख लो, ठीक है, और इसको करो, ये आपका टास्क है, ठीक है। जिसका क्वेश्चन सही होगा, जिसका आंसर सही होगा बच्चे का, वो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख सकता है। जिसका बेस्ट लगेगा आंसर, मैं उसको पिन कर दूंगा, उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। अगले हम लेक्चर में ये देखेंगे, अभी रे डायग्राम्स कर लेना, तो रे डायग्राम्स के बाद हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, वो है हमारा मिरर फार्मूला। और मिरर फार्मूला के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, बोर्ड में, सीबीएसई में भी बड़े बड़े 4-4, 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। जिस बच्चे को मिरर फार्मूला के साइन कन्वेंशन आते होंगे ना, और मैग्नीफिकेशंस के फार्मूले, मिरर फार्मूले से आते होंगे ना, वो उस कंसेप्ट को ले जाता है अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।